हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पुष्यभूति वंश करेंगे। उत्तर गुप्त काल में उत्तरी भारत में अनेक शक्तिशाली राज्यों की स्थापना हुई, जिसमें पुष्यभूति वंश जो था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसकी स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने की थी, थानेश्वर में की थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन था, जिसने अपने साम्राज्य की सीमाओं का काफ़ी विस्तार किया था। अब सबसे पहले हम पुष्यभूति वंश की वंशावली कर लेते हैं। सबसे पहले पुष्यभूति ने इस वंश की स्थापना की थी। उसके बाद राजा बने थे नरवर्धन, उसके बाद राज्यवर्धन, उसके बाद आदित्यवर्धन। इन्हीं के नाम पर ही इस वंश का नाम जो है वर्धन वंश रखा गया था। ठीक है। आदित्यवर्धन के बाद राजा बने थे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के बाद उनके बड़े बेटे राज्यवर्धन। प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे थे, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी थी। राज्यवर्धन उनमें सबसे बड़े थे। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद थानेश्वर का जो राजा था वो राज्यवर्धन को बनाया गया था। ठीक है। प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह जो है कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन के साथ किया था। तो जैसे ही राज्यवर्धन शासक बने थे तो उन्हें एक दुखद समाचार प्राप्त हुआ कि जो मालवा का शासक है देवगुप्त, यहाँ का जो मालवा का शासक देवगुप्त है, उसने कन्नौज पर आक्रमण करके ग्रहवर्मन को क्या है उसकी हत्या कर दी है और राज्यवर्धन की बहन राजश्री को बंदी बना लिया है। तो ये समाचार सुनते ही राज्यवर्धन क्या करते हैं, थानेसर से अपनी एक विशाल सेना लेकर कन्नौज पर आक्रमण कर देते हैं। ठीक है। वहाँ वो देवगुप्त को बुरी तरह से पराजित करते हैं। बाद में जो बंगाल का शासक था शशांक, यहाँ बंगाल का शासक शशांक था, जो कि देवगुप्त का मित्र था। वो क्या है देवगुप्त की सहायता के लिए कहाँ पहुँच जाता है, बंगाल से कन्नौज पहुँच जाता है। तो वहाँ फिर ये दोनों मिलकर देवगुप्त और शशांक मिलकर बड़ी चालाकी से राज्यवर्धन की हत्या कर देते हैं और कन्नौज पर अधिकार कर लेते हैं। उसके बाद थानेश्वर में शासक बनता है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जो है वो 1606 ईस्वी में शासक बने थे। उस समय उनकी आयु जो थी मात्र 16 वर्ष थी। उनका जन्म जो है वो 4 जून 590 में थानेश्वर में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन और माता का नाम यशोमती है। उनके चरित्र की मुख्य विशेषता ये थी कि वो उच्च कोटि के विद्वान थे, एक महान सैनिक थे, अच्छे घुड़सवार थे और घुड़सवार होने के साथ साथ कुशल राजनीतिज्ञ भी वो थे। जब हर्षवर्धन थानेश्वर के राजा बनते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि देवगुप्त से बदला लेना। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक विशाल सेना तैयार की और देवगुप्त ने कन्नौज पर अधिकार कर रखा था, तो कन्नौज पर आक्रमण करने की योजना बनाई। कन्नौज पर वो एक विशाल सेना लेकर कन्नौज की तरफ चल पड़े। वो अपनी बहन राजश्री को शशांक के चंगुल से छुटाना चाहते थे। हर्ष के आने की सूचना मिलते ही जो मालवा का शासक था देवगुप्त, वो जो है वो कन्नौज और बंगाल का शासक शशांक कन्नौज छोड़कर भाग जाते हैं, दोनों के दोनों, शशांक और देवगुप्त। और इसी टाइम जो हर्षवर्धन था उसको पता चलता है कि उसकी बहन जो कन्नौज में बंदी बनाई गई थी वो वहाँ से भागकर कहाँ चली गई है, विंध्याचल पर्वत की तरफ चली गई है। यानी कि यहाँ मध्य भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ चली गई है। तो उसने अपनी सैनिकों को साथ लेकर उसकी खोज की, राजश्री की खोज की, और उन्हें राजश्री उस मौके पर मिली जब वो क्या है
सती होने जा रही थी, तो उन्होंने अपनी बहन को बचा लिया और अपनी बहन को पाकर वो काफ़ी खुश थे। इसके बाद हम करेंगे हर्षवर्धन की विजय। कि हर्षवर्धन ने सबसे पहली समस्या तो यही थी कि अपनी बहन को स्वतंत्र करवाना, अपने भाई की हत्या का बदला लेना, तो वो काम वो पूरा कर चुके थे। उसके बाद उन्होंने विजय अभियान चलाया, अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के बारे में सोचा। तो सबसे पहले उन्होंने बंगाल की विजय यानी कि बंगाल पर अधिकार किया। सबसे पहले वो बंगाल पर अधिकार क्यों करना चाहते थे? क्योंकि शशांक वहाँ का शासक जो था वो उसका शत्रु था। वो शशांक से अपने भाई की हत्या का बदला लेना चाहते थे, ठीक है। और इसके अलावा जो शशांक था वो बौद्ध धर्म से घृणा करता था। उसने गया में बौद्ध धर्म का जो पवित्र वृक्ष था उसे कटवा दिया था। तो इन सब बातों के लिए वो उसे दंडित करना चाहता था। हर्षवर्धन जो था वो शशांक को दंडित करना चाहता था, इसलिए उसने क्या है, बंगाल पर आक्रमण करने के लिए एक विशाल सेना तैयार की और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। दोनों में घमासान युद्ध हुआ और शशांक जो है वो बुरी तरह से पराजित हो गया। लेकिन जो हर्षवर्धन थे वो शशांक को मौत के घाट नहीं उतार सके, क्योंकि शशांक जो है बचकर उड़ीसा की ओर भाग गया था और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई थी तब तक वो हर्षवर्धन को परेशान करता रहा। उसकी मृत्यु के बाद ही हर्ष ने बंगाल पर अपना अधिकार किया था। उसके बाद 5 प्रदेशों की विजय। बंगाल पर अधिकार करने के बाद हर्षवर्धन ने 5 प्रदेशों यानी कि पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि पर अधिकार कर लिया। उसके बाद गुजरात की विजय। गुजरात जो था उस टाइम काफ़ी समृद्धशाली राज्य था। उसकी राजधानी वल्लभी थी। राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि दोनों ही दृष्टि से ये प्रदेश जो था काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसलिए हर्षवर्धन उस पर अधिकार करना चाहता था। तो उस टाइम गुजरात का शासक ध्रुवसेन था, ठीक है। वो भी क्या है, काफ़ी शक्तिशाली शासक था। हर्षवर्धन ने 630 ईस्वी में एक विशाल सेना के साथ गुजरात पर आक्रमण कर दिया और ध्रुवसेन को पराजित कर दिया। लेकिन हर्षवर्धन ध्रुवसेन की वीरता से काफ़ी प्रभावित हुआ और उसे उसका राज्य जो है वापस लौटा दिया। इसी के साथ उसने क्या किया, उसकी जो पुत्री थी उसका विवाह भी उसने ध्रुवसेन से कर दिया। उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध। अब हर्ष जो है अपना ध्यान दक्षिण की ओर लगाना चाहता था। उस समय दक्षिण में नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य वंश का शक्तिशाली राज्य स्थापित था, जहाँ पुलकेशिन द्वितीय नामक राजा जो था वो शासन करता था। तो गुजरात पर जब हर्ष ने आक्रमण किया था तभी से ही पुलकेशिन ने अंदाज़ा लगा लिया था कि हर्ष जो है उस पर कभी भी आक्रमण कर सकता है। हर्ष ने पुलकेशिन पर आक्रमण करने के लिए 5 प्रदेशों की सेना इकट्ठी की थी। हर्ष ने उस पर 635 ईस्वी में आक्रमण किया और इसमें क्या है, हर्ष पराजित हो गया था। फिर उसके बाद कामरूप की विजय। हर्ष ने कामरूप के शासक भास्कर वर्मन को पराजित करके उसे अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया था। इसके पश्चात दोनों ने मिलकर ही बंगाल के शासक शशांक को पराजित किया था। जब भास्कर वर्मन ने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली थी तो बाद के जो युद्ध हुए थे उसमें भास्कर वर्मन ने हर्ष का सहयोग किया और जो शशांक था बंगाल का शासक उसे दोनों ने मिलकर पराजित किया था। उसके बाद अगली विजय है सिंध और तथा कश्मीर की विजय। हर्ष ने पहले सिंध पर
प्रभाकर वर्धन यानी कि उनके पिता ने विजय प्राप्त की थी, परंतु वह राज्य प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद क्या है, स्वतंत्र हो गया था। हर्ष जैसा शक्तिशाली शासक अपने पूर्वजों के इस राज्य को फिर से अपने अधिकार में लेना चाहता था। इसके लिए उसने पहले क्या है, सिंध पर आक्रमण किया, उसके बाद उसने कश्मीर पर आक्रमण किया और वहाँ अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद आता है नेपाल की विजय। हर्षवर्धन, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि हर्षवर्धन ने नेपाल पर आक्रमण किया था और वहाँ के राजा ने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसके बाद आता है गंजम की विजय। हर्ष ने अपने शासनकाल के अंतिम समय में गंजम की विजय प्राप्त की थी। जैसे एक इतिहासकार है बाण, उनके अनुसार हर्ष ने उड़ीसा से होते हुए गंजम पर आक्रमण किया था। पांच प्रदेशों की विजय थी, उसमें उड़ीसा शामिल था, तो उसने उड़ीसा से होते हुए गंजम पर आक्रमण किया था और वहां अपना अधिकार कर लिया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में उसके साम्राज्य का विस्तार जो है वो उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक उसका साम्राज्य जो था वो फैला हुआ था।